नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। 6:30 बजे जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम योगी। 9 बजे गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। मंत्रिमंडल पर हो सकती है चर्चा। तो 6:30 बजे जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। 9 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान जो है मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत कर सकते हैं और मंत्रिमंडल को लेकर जो है इस दौरान चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है। साढ़े 6 बजे जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री योगी मिलेंगे और 9 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं इस दौरान जो है मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो सीएम योगी का दिल्ली दौरा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान लाइव जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ खास हो सकता है इस दौरान? हाँ, देखिए, लगातार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और कई अहम मुद्दों पर ये चर्चाएं की जा रही है, क्योंकि जो 5 राज्यों में चुनाव तो उसको लेकर जो मंत्रिमंडल विस्तार था लगातार चलता नजर रहा था। लेकिन जैसे चुनाव समाप्त हुए और इसकी बैठक की तैयारी की गई और दिल्ली पहुंचने के बाद आज मुख्यमंत्री कई अहम बातों पर चर्चाएं की जाएंगी, क्योंकि कई मंत्रिमंडल भी जो नए चेहरे हैं उनको भी बदला जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके अंदर जो यूपी के अंदर जो विकास की बात चल रही थी, उनके जो ब्यौरा लिया गया था उसमें कई जो मंत्री पद है उसमें काफी शिकायतें आ चुकी हैं। लेकिन उसको लेकर अब जो नए चेहरे होंगे वो देखना यह होगा कि आज जो माहौल लगेगी वो किसके नाम पर लगेगी, क्योंकि 3 बजे से 6:30 बजे तक मुलाकात के उसके बाद अमित शाह से मुलाकात के हो सकता है कि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की जा सकती है इसके अंदर। जी, वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर जो है इस दौरान सीएम बातचीत कर सकते हैं? देखिए, उसमें भी कई नाम चेहरे सामने आ रहे हैं। जो बात करें दारा सिंह का भी नाम इसमें नाम आ रहा है और बात करें गई और राजभर का भी इसमें नाम आ रहा है, क्योंकि और भी अन्य कई ऐसे चेहरे हैं जो सामने आ रहे हैं। तो 6 लोगों का नाम इसमें निश्चित किया गया, लेकिन ये देखना होगा कि अब किसके नाम पर माहौल लगेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद इस पर जो ग्रामीण क्षेत्र था या शहरी क्षेत्र का विकास था, जो उनके कार्य का जो कार्यकाल था उनकी जानकारी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जेपी नड्डा से मिली वसुंधरा राजे। 5 बजे नड्डा से मिलेंगी वसुंधरा राजे। अभी दिल्ली में है वसुंधरा राजे। तो जेपी नड्डा से जो है वसुंधरा राजे जीत के बाद पहली बार मिलने आ रही हैं और 5 बजे वो नड्डा से मुलाकात करेंगी। फिलहाल वह दिल्ली में है, जहां नड्डा से बातचीत कर सकती हैं। तो अभी दिल्ली में है और 5 बजे जो है वो मिलेंगी जेपी नड्डा से। तो फिलहाल वसुंधरा राजे जो है वो दिल्ली में है और 5 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर जो है बातचीत हो सकती है। फिलहाल वह दिल्ली में है, जहां वो वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकती हैं। और बढ़ते हैं आगे। पूर्व सीएम जवाहरलाल नेहरू को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासत तेज हो गई है। जनता दल के सांसद सुनील कुमार पिंटू, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान और शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, मैं बार बार यही कहूंगी, 75 साल पहले के इतिहास निकाल कर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोस कोस कर आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत वाली सरकार बनाई है। जब बहुमत वाली सरकार बनी थी और धारा 370 हटाई गई थी, कहा था उन्होंने इतिहास रचा है। तो इतिहास जो रचने आए हैं वो अब तक ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि अब तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए।
वो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आतंकी हमले जो खत्म करने का वादा किया था देश की जनता के साथ और लाल लाल आंख पाकिस्तान को दिखाएंगे, उसकी बातें हुई थी, वो आज तक क्यों नहीं हो पाया है। ये नहीं बता पा रहे हैं कि कश्मीरी पंडित भाई बहन जो कह रहे थे कि सब लौट कर आएंगे 370 हटने के बाद, आज तक आप उनको सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं। मैं खुद जम्मू गई थी जब कश्मीर से सारे कश्मीरी पंडित फिर से उनका पलायन हो रहा था और टारगेटेड किलिंग हो रही थी। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, उन्होंने एक शब्द उनके लिए नहीं कहा। पूरी राजनीति उन पर की। तो दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले, इतिहास को कोसने से पहले, खुद के गिरेबान में झांके कि खुद का क्या कंट्रीब्यूशन जम्मू और कश्मीर को लेकर हो। मैं गुजारिश करूंगा, बहुत नम्रता से गुजारिश करूंगा अमित शाह जी को कि वो इतिहास पढ़े, पूरा एंड टू एंड इतिहास पढ़े। जिस परिस्थिति में ब्रिटिश हमें छोड़कर गए थे, जिस परिस्थितियों में राज्य को अधिकार दिया था कि आप यहाँ पाकिस्तान जाइए, भारत में आइए, स्वतंत्र बनिए, वो सब इतिहास पढ़िए ना। उसके बाद नेहरू जी ने कितना दूरदृष्टि से निर्णय लिया था, उसके उनको अंदेशा आएगा। अमित शाह जी ने जो अक्साई चीन के बारे में या लद्दाख की जब 270 धारा हटाई गई थी, उस समय जो कुछ बयान किए थे, उसके क्या परिणाम हुए वो अभी तक भुगत रहे हैं। तो बिना सोचे समझे और बिना इतिहास को जाने हुए ऐसा वक्तव्य करना सही नहीं है, मैं मानता हूँ। ये मेरा अपना निजी मानना है। इतिहास में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के कहीं न कहीं चूक का कारण है कि आज पीओके पर दूसरे का किसी का अनधिकृत कब्जा है। ये भी बात एकदम सही कल आई सदन के अंदर में कि आज 70 साल के बाद अचानक राहुल जी अति पिछड़ा बोल रहे हैं। 70 साल तक तो कहाँ थे पिछड़ा, अति पिछड़ा का कोई जिक्र, जिसके कारण एक समाज का एक तबका आज भी बहुत पीछे है, जिसके कारण आज पीछे होने के कारण आज हमें जरूरत पड़ रही है कि हम उनको समाज के मुख्य धारा में लाएं। तो रिजर्वेशन हम उन्हें दे रहे हैं और इसी के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने भी तो रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया है। जी, एक जम्मू निकाला जाए। और गृह मंत्री अमित शाह के पीओके वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। ढंग से अगर आप लोग दिखाओगे तो मैं जरूर कहना चाहते हैं। देखिए, मैं इसलिए कहा कि आप सारे दिन भर सदन में इस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी मामला तो नहीं है और हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में सिर्फ अमित शाह जी रूबारू नहीं है, और भी तो कोई होंगे। तो सबसे अच्छा होगा कि हिंदुस्तान के आम लोगों को भी पता चलेगी, दिन भर इस मुद्दे पे सदन में चर्चा हो। सदन के अंदर 2019 साल में जब 370 को खारिज किए गए थे, उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन सब कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा वापस लाएंगे, ये कहते थे। मोदी जी की 10 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 6 साल गुजर चुके हैं। तो उनको मतलब बीजेपी पार्टी को किसने रोका? हिंदुस्तान में तो 2 बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी। दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो? कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ कि हाँ हमने करके दिखाए। ना चीन घुसे हैं, ना कोई घुसा हुआ है। तो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर दम है, हिम्मत है, ये दोनों बहादुर हमारे देश की, जो हर वक्त बहादुरी की बात करते हैं, ये हमटी डमटी दोनों जाके पीओके छीन के हमारा कब्जे में लाए, क्योंकि सदन के अंदर ये बात कहे गए थे। और 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन भी है इस पे। तो हम तो नहीं रोकते, पीओके छीन के लाके दिखाओ। चुनाव 2024 में, चुनाव की पहले पीओके छीन के लाओ, सारे हिंदुस्तान की सब वोट तुम्हें मिलेगी। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ के मनी माजरा में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बिल्डिंग गिराकर नई बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो वहीं पुराना लिंटर तोड़ते समय यह हादसा हो गया, जहां एक महिला सहित 2 बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके चलते पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ
मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि महिला की गंभीर हालत देखते हुए पीजीआई में उसे भर्ती कराया गया है और दोनों मासूम को इलाज के लिए सेक्टर 32 में भर्ती करा दिया गया है। तो निर्माणाधीन इमारत में जो है यह हादसा हो गया और चंडीगढ़ की जो है ये खबर बताई जा रही है, जहां पुरानी बिल्डिंग तोड़कर जो है उसे फिर से निर्माण किया जा रहा था और इसी दौरान यह हादसा हो गया, जिसमें एक महिला और उसके साथ 2 बच्चे भी घायल हो गए। पूरी वारदात जो है वहां पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में NH9 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां बोलेरो पिकअप गाड़ी और बाइक की भिड़ंत हो गई। बता दें कि भिड़ंत में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 4 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 56 लाख रुपए के नशीले पदार्थ बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। बलिया में सिकंदरपुर पुलिस और एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर एसओजी और सिकंदरपुर पुलिस की टीम ने ठगी और गांजा तस्करी करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जहां उनके पास से 5 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा और ठगी के 10,240 रुपए बरामद किए हैं। वहीं बलिया एसएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी का कहना है कि सिकंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सेंट्रल बैंक से एक बुजुर्ग पैसा निकालकर घर जा रहे थे और उसी समय उनके पीछे ठगी करने वाला गिरोह लग गया और उससे ठगी करते हुए 45,000 रुपए ले लिए, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और पुलिस जो है कार्रवाई में जुट गई। दिनांक 29/11/23 को थाना सिकंदरपुर में सेंट्रल बैंक से एक बुजुर्ग व्यक्ति पैसा निकाल करके अपने घर जा रहे थे। उसी समय उनके पीछे कुछ ठगी करने वाले लोगों का एक गिरोह लग गया और उनसे ठगी करते हुए उनका 45,000 रुपये ले लिया। उक्त घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम और थाना सिकंदरपुर की टीम लगी और घटना के अनावरण में उनको कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच में मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त गिरोह पुनः सक्रिय है और फिर आपराधिक कृत्य के लिए क्षेत्र में मौजूद है। और बुधवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर बिल पेश किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि पंडित नेहरू के ब्लंडर के कारण पीओके बना। शाह के इस बयान पर अब सियासत जो है वो शुरू हो गई है। विपक्ष इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री पर हमला बोल रहा है। पीओके के लिए पीओके पर डेंजर है, इसके लिए अमित शाह अभी जो हमले हो रहे हैं पीओके पर जेएनके पर, तो सब के लिए जिम्मेवार है अमित शाह। देखिए, मैं बार बार यही कहूंगी, 75 साल पहले के इतिहास निकालकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोस कर आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत वाली सरकार बनाई है। जब बहुमत वाली सरकार बनी थी और धारा 370 हटाई गई थी, कहा था उन्होंने इतिहास रचा है। तो इतिहास जो रचने आए हैं वो अब तक ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि अब तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए। वो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आतंकी हमले जो खत्म करने का वादा किया था देश की जनता के साथ और लाल लाल आंख पाकिस्तान को दिखाएंगे, उसकी बातें हुई थी, वो आज तक क्यों नहीं हो पाया है। ये नहीं बता पा रहे हैं कि कश्मीरी पंडित भाई बहन जो कह रहे थे कि सब लौट कर आएंगे 370 हटने के बाद, आज तक आप उनको सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं। मैं खुद जम्मू गई थी जब कश्मीर से सारे कश्मीरी पंडित फिर से उनका पलायन हो रहा था और टारगेटेड किलिंग हो रही थी। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, उन्होंने एक शब्द उनके लिए नहीं कहा है। पूरी राजनीति उन पर की। तो दूसरे के गिरबान में झांकने से पहले, इतिहास को कोसने से पहले
खुद के गिरेबान में झांके कि खुद का क्या कंट्रीब्यूशन जम्मू और कश्मीर को लेकर हुआ है। Yesterday in Lok Sabha, Amit Shah misled the House and also misled the nation. The Pandit Jawaharlal Nehru contribution is approved everywhere. Even not only in our country, in the world also, agreed and approved Pandit Jawaharlal Nehru's policies and also his decision. Now, yesterday, this Home Minister of India, Sri Amit Shah, told this Pandit Jawaharlal Nehru's decision solved Himalayan blunder. Only he said in the House, but we strongly protest. और खबरों में बढ़ते आगे, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में मंगलवार को उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। वहीं उसके बाद से ही देश भर में राजपूत समाज सहित अन्य समाज के युवकों में आक्रोश फैल गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से भी सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में क्षत्रिय समाज के लोगों ने हजारों की संख्या में पहुंचकर करहल चौराहे पर जाम लगा दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द उन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये आंदोलन और भी उग्र होता हुआ दिखाई देगा। वहीं रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी से खास बातचीत की इंडिया वॉइस की टीम ने। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस तरह से मोदी सरकार में योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, इससे लोगों में मोदी सरकार के प्रति प्यार बढ़ गया है। और क्या कुछ कहा घनश्याम लोधी ने, आइए आपको सुनाते हैं। सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी हमारे साथ है। लगातार जिस तरह से लोकसभा के अंदर 19 बिल पेश होने थे, जिसमें 7 एक अन्य अलग से जोड़े गए, लेकिन आज 2 बिल पेश किए गए जो जम्मू कश्मीर को लेकर के थे। खास बातचीत के लिए सर क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से 370 धारा हटी, उसके बाद बदलाव आया, उसके बाद 2 बिल पेश किए गए, क्या लगता है कि उससे और स्थिति जो जम्मू कश्मीर की है सुधरती नजर आएगी? नहीं, जम्मू कश्मीर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। और 370 जब से धारा हटी है, तब से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आए दिन पत्थरबाजी, आए दिन घटना होती रहती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर देश में बनी है और वो 370 वहाँ से हटी है धारा, तो बहुत बड़ा बदलाव वहाँ देखने को मिला है। हर चीज़ में कमी आई है, ना पत्थरबाजी वहाँ पर ना के बराबर है, अब तो हो ही नहीं रही पत्थरबाजी। एक कभी कभी आतंक घटना हो जाती है, तो लेकिन उन पे भी कंट्रोल करने की हमारी सरकार पूरा कोशिश कर रही है। और वहाँ की जनता बहुत खुश है। अभी पंचायत चुनाव हुए थे, तो पंचायत चुनाव बड़ा शांतिपूर्वक हुए वहाँ पर, और अब विधानसभा चुनाव हो रहा है, वो भी शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ हो। पास की बात करें, जम्मू कश्मीर पीओके है, पीओके की जनता लगातार कहते हैं हमें भारतीय होना चाहिए, हमें भारत में जाना है, उसका भी जोर लगातार के कई बार पीएम की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से भी और गृहमंत्री से भी कहा कि पीओके हमारा हम लेकर। क्या लगता है कि विधानसभा के बाद कोई ऐसा निर्णय जिसको लेकर के पीओके द्वारा से भारत में जो जनसंख्या वहाँ की वो भी चाहती है हम भारत पहुँचे? देखिए, वहाँ की जनता चाहती है और हमारा देश भी चाहता है कि पीओके हमारा है और हमारा रहे, लेकिन ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन अभी कोई परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो अभी नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ की जनता अभी जो हमारे उसकी क्या नाम है जम्मू कश्मीर की जनता है ना, उसी अभी स्थापना जो इधर उधर चले गए, उन्हें वापसी घर वापसी कराने का काम हमारी सरकार कर रही है कि उन्हें हमारे जम्मू में लाकर, कश्मीर में लाकर कैसे कैसे स्थापित किया जाए। सर 22 जनवरी को श्री राम भगवान का मंदिर वहाँ पर स्थापना की जा रही है। कुछ सदियों पुरानी कदाति विवादित में रहा, लेकिन आज वो घड़ी आ रही है जो इस समय 2024 में रखी जाएगी। कैसे देखते हैं इसको और किस हिसाब से ये लोग, क्योंकि कई लोग विपक्ष भी ये सवाल करें हम होते तो बहुत जल्दी मंदिर बना देते, लेकिन सवाल वही कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट लेती है। देखिए, भाजपा हमेशा विकास की बात करती है, लेकिन हाँ, एजेंडा में राम मंदिर था, रहेगा, क्योंकि हिंदुत्व से जुड़ा मुद्दा है और सारे हमारे जितने भारत में हिंदू रहते हैं उनकी आस्था से एक जुड़ा मुद्दा था और 500 वर्षों से ये लटका था न्यायालय में, लेकिन आज पूरा होने का समय आ गया है और हम बड़ा खुशनसीब हैं जो इस दृश्य को अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, वो बेचारे इस दुनिया में भी नहीं है और वो सपना आज पूरा हो रहा है।
तो हम तो बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि एक दीपावली जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के जब अयोध्या आए थे तब दीपावली मनाई गई थी, और अब 2024 में जनवरी जब आएगी 22 जनवरी, उस समय दिवाली पूरा देश मना रहा होगा। अखंड ज्योति के लिए 600 क्विंटल देसी घी जयपुर से भेजा गया, वो भी बैलों के रथ के माध्यम से। उस पर भी सवाल किया कि इतना घी क्यों बर्बाद किया, गरीबों को क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, ये आस्था का विषय है, और मैं समझता हूँ सनातन धर्म में हमारे यहाँ किसी की पूजा होती है तो घी से या तेल के चिराग से होती है, उसमें किसी को टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। विपक्ष कभी तो राम का विरोध करने लगता है, कभी लक्ष्मण का विरोध करने लगता है, कभी कृष्ण जी का विरोध करने लगता है। ये तो नीति है विपक्ष की। आज वही जनता ने हमारे हिंदुस्तान के विपक्ष को समझा दिया है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है यहाँ की जनता ने दिखा दिया है। लेकिन उस पर भी सवाल किया गए थे, बीजेपी ने जिस तरह से 3 राज्यों में अपनी बहुमत हासिल की है, उसको ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है। क्या लगता है कि अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम है और नहीं जीतती है तो जनता है? देखिए, विपक्ष अपने गर्भान में कभी नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए हमें। आज जो उनके नेता हैं चुनाव में दिखाई पड़े और चुनाव के बाद आज लंदन में मजे ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी दल हो, चाहे विपक्ष हो चाहे हमारा हो, हम सत्ता में होने के बावजूद ही हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में है, गांव-गांव जा रहा है। अभी चुनाव अभी दूर है, लेकिन हमारा हर कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा है आज की तारीख। और विपक्ष का कार्यकर्ता कहीं बम्बई है, कहीं है ना कलकत्ता है, कहीं विदेश है, कहीं इधर तो घूम रहा है। जनता की अगर उन्हें चिंता होती तो जनता के बीच में जाते, लेकिन जनता ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया है। तुम हमारी चिंता नहीं करोगे, हम तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे। क्या लगता है कि 2024 का चुनाव और यूपी सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, उसकी उम्मीद लगा कि कितनी सीटें रहेंगी और 2024 में पूरा बहुमत से कितनी सीटें की उम्मीद लगी? देखिए, यूपी का हमारे महाराज जी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ जी वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। और वहाँ के नेताओं ने, चाहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय लीडर हों, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतें। और मैं समझता हूँ 80 की 80 सीटें हमारा उत्तर प्रदेश जीतने जा रहा है। कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि विपक्ष नाम की उत्तर प्रदेश में कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक तरफा हमारा चुनाव है, और 80 की 80 सीटें जिताकर माननीय मोदी जी की झोली में डालें। तो ये थे खासियत बात करने के लिए हमारे रामपुर से लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह जी ने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं वो पूरी बीजेपी को मिलेंगे। उसकी अगुवाई में ही 2024 में 400 प्लस सीटें आएंगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनेगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।